नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल सुरेश गालवा जीके पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय भूगोल जो इंडिया ज्योग्राफी के संबंधित जो टॉप 20 क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके लिए हर मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल एग्ज़ाम के लिए। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर दोस्तों अंत तक ज़रूर देखिए, ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है गोदावरी बेसिन। कौन सा बेसिन है दोस्तों? गोदावरी बेसिन। तो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है गंगा बेसिन। कौन सा बेसिन है? गंगा बेसिन। तो इसमें दोस्तों आप ध्यान रख लेना, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है गोदावरी बेसिन। वे भारत का सबसे बड़ा पूछे तो कौन सा हो जाएगा? गंगा बेसिन। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, पाक जलडमरू किसके मध्य स्थित है? तो पाक जलडमरू, जो पाक जलडमरू है वो किसके मध्य स्थित है? बताओ। भारत और श्रीलंका के बीच। किसके मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच। जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है उसे बोलते हैं पाक जलडमरू, और इसे ही बोलते हैं दोस्तों मनार की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसे? मनार की खाड़ी। तो ध्यान रख लेना, जो पाक जलडमरू है वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसमें ध्यान रख लेना, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पूछे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध? तो बाघों के लिए। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। और आपको पता भी होना चाहिए बाघों का राज्य किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को। भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश के अंदर पाए जाते हैं। बाघों का राज्य भी कहते हैं। तो ध्यान रख लेना, बाघों के लिए प्रसिद्ध है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ध्यान रख लेना मित्रों, भारत है जो विश्व के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार आप ध्यान रख लेना कि भारत इसी प्रकार आपने देखा होगा ग्लोब होता है, बीचों बीच एक रेखा खींची जाती है विषुवत रेखा, और जो एक ऊपर रेखा खींची जाती है कर्क रेखा, और एक खींची जाती है नीचे मकर रेखा। यहाँ पे लगभग भारत स्थित है, और ये भारत स्थित है। तो ये तो भाग हो जाएगा आपके कौन सा? पूर्वी भाग, और ये भाग हो जाएगा उत्तरी भाग। तो भारत इसी प्रकार उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत विश्व के कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत के बीचों बीच होकर एक रेखा गुजरती है जिसे बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है मित्रों आपके, न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य का विवाद है? न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो ध्यान रख लेना दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के मध्य न्यू मोर द्वीप, इन दो देशों के मध्य विवाद है। तो ध्यान रखना, भारत और बांग्लादेश के मध्य। फिर इसी प्रकार ध्यान रख लेना मित्रों, आपको 3 बीघा गलियारा नाम सुना होगा। 3 बीघा गलियारा भी किन दो देशों के मध्य विवाद है? तो ध्यान रख लेना, वो भी बांग्लादेश के मध्य। तो एक तो 3 बीघा गलियारा, एक न्यू मोर द्वीप, जो मुख्य रूप से कौन सी खाड़ी में है? बंगाल की खाड़ी में। कौन सी खाड़ी में है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य, और जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और 3 बीघा गलियारा भी किन दो देशों के मध्य विवाद में है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। जो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है, तो वो मुख्य रूप से गोंडवाना लैंड का भाग। कौन सा भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। ध्यान रख लेना आप दोस्तों। तो भारतीय उपमहाद्वीप है जो मुख्य रूप से किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया नाम किस नदी से आया है? तो ध्यान रख लेना दोस्तों, इंडिया नाम है जो मुख्य रूप से सिंधु नदी से आया। कौन सी नदी से आया? सिंधु नदी से आया। कौन सा नाम? इंडिया नाम। ध्यान रखना आप। और भारत की सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो गंगा का है। किसका है? गंगा का है। ध्यान रख लेना, तो भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है जो गंगा का है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? देखो दोस्तों, इसको मोस्ट लगा लेना, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया तो आप इसको स्टार लगा लेना। भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो अंडमान द्वीप समूह में। कौन से द्वीप समूह में? अंडमान द्वीप समूह में। ठीक है, तो अंडमान निकोबार है भारत का जो दक्षिणी भाग बंगाल की खाड़ी की तरफ है। तो अंडमान द्वीप समूह में कौन से ज्वालामुखी है? तो बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। कई बार एग्जामों में पूछा गया। अब एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, आप ध्यान रख लेना, इसको मोस्ट लगा लेना। बेरन ज्वालामुखी द्वीप कहाँ है? तो अंडमान द्वीप समूह में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9,
राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो राम सेतु निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है भाई? पाक जलडमरू। और मैंने ये बताया था कि भी पाक जलडमरू किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य। भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी है, जहाँ पे क्या है? राम सेतु। क्या है मित्रों? राम सेतु है, ध्यान रख लेना आप। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? तो दोस्तों देखो आप, जो ये एक इसी प्रकार के भारत के जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग में मुख्य रूप से द्वीप स्थित है। तो इस प्रकार के द्वीप है, एक तो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो अंडमान द्वीप और एक है निकोबार द्वीप। जो दक्षिणी बिंदु है वो निकोबार द्वीप का है और अंडमान द्वीप है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो मुख्य रूप से दक्षिणी द्वीप में है। कौन से द्वीप में? दक्षिणी द्वीप में पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है अंडमान निकोबार की। और इस अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को अलग कौन सा डिग्री चैनल करता है? तो इसमें करता है मुख्य रूप से 10 डिग्री चैनल। कौन सा से चैनल करता है? 10 डिग्री चैनल। ध्यान रख लेना, मोस्ट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया। तो अंडमान व निकोबार को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? तो 10 डिग्री चैनल है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है आपके दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत को दो भागों में बांटती है? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा है जो भारत को दो भागों में बांटती है? तो वो कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है, जो भारत के लगभग मध्य में से होकर गुजरती है। ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? 8 राज्यों से। तो आपको पूछे कि भारत के बीचों बीच होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। 8 कौन कौन से राज्य हैं? तो पश्चिम से देखें तो पहला है गुजरात, अगला है राजस्थान, उससे अगला है मध्य प्रदेश, उससे अगला है छत्तीसगढ़। कौन सा है मित्रों? छत्तीसगढ़। और उससे अगला है आपके झारखंड। कौन सा है आपके? झारखंड है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। और उसके आगे अगला है वेस्ट बंगाल। कौन सा है दोस्तों? वेस्ट बंगाल। और उसके अगला है त्रिपुरा, और उससे अगला है मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम भारत के 8 राज्यों होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। ध्यान रख लेना आप। अगला है दक्षिणी गंगोत्री क्या है? अगला है दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो आप इसमें दोस्तों ध्यान रख लेना, दक्षिणी गंगोत्री मोस्ट लगा लेना। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो देखो, दक्षिणी गंगोत्री एक अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। आपको पता होना चाहिए, एक अंटार्कटिका महाद्वीप है जहाँ पे जनशून्य है, केवल वैज्ञानिक की शोध करने के लिए जाते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां स्थान रखता है। जनसंख्या की दृष्टि से 0 है, सबसे कम जनसंख्या वाला है, मतलब इसमें जनसंख्या बिल्कुल नहीं है। बर्फों से ढका हुआ महाद्वीप है, वो महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। और यहाँ पे एक क्या है? दक्षिणी गंगोत्री, जो जो सर्वप्रथम केंद्र स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, जो अंटार्कटिका महाद्वीप में वैज्ञानिकों के द्वारा सर्वप्रथम स्थापित किया गया था, कौन सा था? गंगोत्री। और मुख्य रूप से वहाँ पे 3 केंद्र है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए। एक है मैत्री। कौन सा है दोस्तों? मैत्री। और एक है भारती। कौन सा है आपके? भारती। तो कई बार एग्जामों के अंदर पूछा गया है कि अंटार्कटिका महाद्वीप में मुख्य रूप से भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसंधान केंद्र कौन कौन से है? तो सबसे पहला लगाया गया था दक्षिणी गंगोत्री, उसके बाद मैत्री, और उसके बाद भारती। तो 3 मुख्य रूप से दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। आप इसमें ध्यान रख लेना दोस्तों। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 13, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपको सबको पता है कि भाई प्रायद्वीपीय भारत जो मुख्य रूप से भारत का पश्चिम से लेकर पूर्व की भाग के रूप से जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। और दक्षिणी भारत की गंगा भी कहते हैं उसे। वो है नदी कौन सी? तो गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की पूछे आपको सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो नदी है गोदावरी। तो आप इसको ध्यान रख लेना। हम क्या करते हैं, एग्जाम में रटे रटाई क्वेश्चन जाते हैं और हम देखते हैं कि दक्षिणी भारत की गंगा किसे कहते हैं या दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हमें ये पता रहता है गोदावरी नदी। लेकिन हमें ये पता नहीं है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय का मतलब होता है दोस्तों तीनों ओर से पानियों से घिरा हुआ, और वो मुख्य रूप से भारत का दक्षिणी हिस्सा है, गुजरात से लेके इधर और उधर आपके पता होना चाहिए वेस्ट बंगाल तक। तो ये भारत के 9 राज्य जो तटीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं वो प्रायद्वीपीय भारत के हिस्सा ही है। तो वहाँ की जो मुख्य रूप से दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ये नदी मुख्य रूप से दोस्तों महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र का एक जिला है नासिक। कौन सा जिला है? नासिक। वहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। लगभग 1450 के आसपास इसकी लंबाई है। तो आप ध्यान रख लेना, ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? तो गोदावरी है। कौन सी है? पहली तो है गंगा जिसकी 2525 है, दूसरी है गोदावरी जो लगभग 1450 के आसपास इसकी क्या है? लंबाई है दोस्तों, ध्यान रख लेना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैंगनीज पैदा करता है? तो आप इसमें ध्यान रख लेना दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य
जो सबसे अधिक मैंगनीज पैदा करता है, तो आप इसमें ध्यान रख लेना उड़ीसा। कौन सा राज्य है? उड़ीसा। अब आपको पूछे उड़ीसा की राजधानी कौन सी है दोस्तों? मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा में होता है, तो उड़ीसा की राजधानी कौन सी है? तो भुवनेश्वर। कौन सी राजधानी है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और उड़ीसा के वर्तमान में सीएम कौन है? तो नवीन पटनायक है, आपको सबको पता होना चाहिए। इसी प्रकार इसके एक ऑप्शन में दे रखा था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? तो ध्यान रख लेना भोपाल। कौन सी है? राजधानी भोपाल। और वर्तमान में इसके सीएम है शिवराज सिंह चौहान। वर्तमान में चौथी बार वो सीएम बने हैं भोपाल सिंह चौहान, सॉरी शिवराज सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? तो ध्यान रख लेना लखनऊ। कौन सी राजधानी है? लखनऊ। और इसके वर्तमान में सीएम कौन है? तो श्रीमान योगी आदित्यनाथ। फिर अगला है मित्रों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। कौन सी, सॉरी, आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? हैदराबाद। और आगे जाके राजधानी कौन सी बनेगी? मुख्य रूप से अमरावती बनेगी। कौन सी बनेगी? अमरावती बनेगी। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो है जगमोहन रेड्डी। कौन है मित्रों? जगमोहन रेड्डी, ध्यान रख लेना। इसी प्रकार आपके अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्यों? तो ये इसमें प्राय तबाही मचाने वाली क्या आती है? बाढ़ आ जाती है। अचानक से क्या आ जाती है इस नदी के कारण? जो प्राय तबाही मचाने वाली क्या आ जाती है दोस्तों? बाढ़ आ जाती है। इसके कारण इसको बंगाल का दामोदर को क्या कहते हैं? शोक कहते हैं। ये पश्चिम बंगाल या बंगाल का शोक तो कहते हैं दामोदर को। आपने एक नाम सुना होगा कोसी। और कोसी को किस शोक के शोक कहते हैं? तो वो कहते हैं बिहार का शोक। किसका शोक है? बिहार का शोक। तो ध्यान रख लेना बिहार का शोक किस नदी को? तो कोसी नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। क्या कारण है? तो इसमें प्राय तबाही मचाने वाली क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। ध्यान रखना दोस्तों। अगला है सालतोरा पर्वतमाला किसकी एक उपश्रेणी है? तो दोस्तों इसमें ध्यान रख लेना सालतोला जो पर्वतमाला है वो किसकी एक उपश्रेणी है? तो वो कराकोरम पर्वतमाला की है। किसकी है? काराकोरम पर्वतमाला की है। तो ध्यान रख लेना आप इसमें। इसी प्रकार आपके अगला क्वेश्चन है कि कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये केलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो आप इसमें दोस्तों ध्यान रख लेना आपके कलोल जो है मुख्य रूप से ये गुजरात में है। कहाँ पर स्थित है? तो कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो गुजरात के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? गुजरात के अंदर। अगला क्वेश्चन है आपके अरावली व विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली व विंध्याचल पर्वतमालाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना दोस्तों। मालवा का पठार। कौन सा पठार है? मालवा का पठार। अरावली का देखो वैसे तो अरावली भारत के 4 राज्यों में स्थित है, लेकिन मुख्य रूप से इसका सर्वाधिक 80% हिस्सा है वो राजस्थान में। और अरावली एक भारत की सबसे प्राचीन, भारत की नहीं बल्कि विश्व की भी सबसे प्राचीन वलित एक पर्वतमाला मानी जाती है अरावली। कौन सी मानी जाती है? अरावली। इसका काल माना जाता है दोस्तों प्री कैम्ब्रियन काल। और भारत का आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति भवन है जो रायसीना पर्वत, वहाँ तक अरावली का दिल्ली के रायसीना पर्वत तक विस्तार है। और इसका प्रारंभ होता है मित्रों पालनपुर गुजरात से। तो पालनपुर गुजरात से लेके रायसीना पर्वत दिल्ली तक इसका विस्तार है। कुल लंबाई इसकी 692 है। ये विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला मानी जाती है। खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी मानी जाती है, ध्यान रख लेना। अगला है मित्रों आपके कि भारत का रूर किस पठार को कहते हैं? भारत का रूर किस पठार को कहते हैं? सबको पता है छोटा नागपुर का पठार। कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? झारखंड में। ध्यान रख लेना छोटा भारत का रूर किसे कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार, झारखंड में। क्यों कहते हैं? क्योंकि खनिजों की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है। खनिजों की दृष्टि से ये क्या रखता है? महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आप इसमें ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अनार कानयोमा कहाँ स्थित है? देखो दोस्तों ये कई बार एग्जामों के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि अरान कान योमा कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है। मुख्य रूप से ये भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो आप इसको ध्यान रख लेना। अनारकोमा है जो म्यांमार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अनारकोमा है जो मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित है? तो म्यांमार में स्थित है। और ये आपके जो पिछला वीडियो के अंदर जो मैंने क्वेश्चन पूछा था इसका आंसर है भारत सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? तो भारत सरकार की जो संसदीय प्रणाली वो कहाँ से ग्रहण की गई थी दोस्तों? ब्रिटेन से। कहाँ से ग्रहण की गई थी? ब्रिटेन से। तो ध्यान रख लेना आप भारत सरकार की संसदीय प्रणाली मुख्य रूप से कहाँ से ग्रहण की गई? ब्रिटेन से। और आज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों ज़रूर मेरा इस वीडियो का आंसर देना। आप कमेंट कर में जो भी आपको अच्छा लगे आप कुछ अपनी बात बता सकते हो। आपको कोई कमी लगा है तो भी आप इसके कमेंट कर में ज़रूर बता सकते हो। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा एक टेलीग्राम ऐप है सुरेश गालवा जी के, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो अगला लास्ट आपका क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो ध्यान रख लेना ऑप्शन नंबर ए है लियोन हॉक,
और ऑप्शन नंबर बी है साल्क, ऑप्शन नंबर सी है वाटसन व क्रिक, ऑप्शन नंबर है डॉल्टन। तो आपको इसमें बताना है डीएनए का मुख्य रूप से द्विकुंडलीय मॉडल सिद्धांत किसने दिया था। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और मित्रों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं कम टाइम में जो भी बात बताता हूँ सबसे वीडियो के अंत में ही बताता हूँ, शुरुआत में मैं किसी का टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं करता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा चैनल में और भी वीडियो है तो आप उन वीडियो को देखिए जो आपके कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद।